हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वन शॉट में। आज हम लोग करने वाले हैं सिविक्स क्लास 10 चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक साथ आकर के इलेक्शन कंडक्ट करता है और उस इलेक्शन में जीत जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है आपके बुक में। उसके बाद देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उसका तीन कंपोनेंट होता है, तीन मेन कंपोनेंट होता है। लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। लीडर वो होता है जो कि उस पूरे पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड होता है, ठीक है। और एक्टिव मेंबर्स यानी कि कुछ कुछ जो मेंबर्स होते हैं उस लीडर के साथ हमेशा रहते हैं, उसको बोलते हैं। और फॉलोअर्स यानी कि जो उसको वोट करता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉलोअर्स। उसके बाद आते हैं फंक्शन। अब एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पार्टी जो होता है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है वो अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम आगे लाता है ताकि हम लोग यानी कि द वोटर्स कैन चूज़ फॉर देम। ठीक है, उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी होता है वो क्या करता है, लॉज बनाता है कंट्री के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, एक गवर्नमेंट को बना करके चलाता है जो कि इस पूरे कंट्री का रहन सहन देखती है। एक पॉलिटिकल पार्टी में जो जो जीत जाता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है और जो जो हार जाता है वो अपोजिशन फॉर्म करता है। तो जो भी अपोजिशन होता है उसका काम होता है कि जो पार्टी अभी पावर में है फ़िलहाल उसको देखे और उसका जो जो काम है उसका वर्किंग कंडीशंस देखे। अगर उसमें कुछ भी गलती हो तो उससे उसको क्रिटिसाइज़ करे। ठीक है, पार्टी जो क्या करता है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, मतलब वो रेज और हाईलाइट करता है कुछ कुछ इश्यूज़ को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पार्टीज़ प्रोवाइड पीपल। और वो क्यों पीपल प्रोवाइड करता है, मतलब किसको प्रोवाइड करता है, तो गवर्नमेंट को मशीनरी प्रोवाइड करता है, पीपल प्रोवाइड करता है। और ताकि जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर स्कीम्स ला सके हमारे जैसों के लिए, यानी कि कुछ इंसानों के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है ये पॉलिटिकल पार्टी, क्या होगा अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तो। ठीक है, वो देखते हैं। नंबर 1 कि सब लोग इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से गंदी बात है क्योंकि ना अगर कोई मतलब कोई भी नहीं दिखेगा तो सब जहाँ जहाँ से इलेक्ट हो करके आए हैं ना, वहाँ वहाँ के एरियाज़ में, जैसे कि एक बहुत बड़ा कंट्री है तो वहाँ जहाँ जहाँ से जो जो इलेक्ट होकर के आया है वो वहाँ वहाँ की कंट्री में अपना मतलब अपना अपना स्टेट्स में अपना अपना लोकेलिटी में जो है सुधार लाने का कोशिश करेगा। ठीक है, कोई भी पूरे कंट्री के लिए, पूरे नेशन के लिए नहीं सोचेगा। उसके बाद नंबर 2 कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि जो जो हमारे देश में लॉज आएंगे उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नंबर 3 किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे गवर्नमेंट पूरे कंट्री को चला सकते हैं। ठीक है, वो भी अकेले। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाउ मैनी पार्टी शुड बी हैव। ठीक है, हमारे पास ऐसा होता है इन इंडिया तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, यानी कि इसमें बहुत जन पार्टिसिपेट करते हैं और 2 से ज़्यादा पार्टीज़ का चांस होता है कि वो जीत जाए। ठीक है, फिर आता है वन पार्टी सिस्टम सबसे पहले। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि जितने भी पार्टीज़ पार्टिसिपेट करें, ठीक है, बट कोई एक ही पार्टी का जीतने का फुल ऑन चांस रहता है, वो होता है वन पार्टी सिस्टम। अब 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है कि कोई 2 पार्टी का चांस हो, फेयर चांस हो जीतने का। और मल्टी पार्टी सिस्टम जिसमें कि 2 से ज़्यादा पार्टीज़ का चांस हो जीतने का। उसके बाद इन सब में से अच्छा कौन सा होता है, सो विच वन इज़ बेटर। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अब हम लोग का वन पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, 2 पार्टी का हो गया यूके और यूएस। ठीक है, और मल्टी पार्टी का हो गया तुम्हारा इंडिया। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेशनल पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे पार्टीज़ जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा यानी कि ईसी के द्वारा हम लोग का रिकग्नाइज्ड होता है पार्टीज़। ठीक है, कि वो नेशनल पार्टीज़ हैं या स्टेट पार्टीज़ हैं। ठीक है, तो जो नेशनल पार्टी होता है ना उनको 6% वोट मिला हो, ठीक है, और 4 सीट्स हो उनका बुक्ड इन द लोकसभा इलेक्शंस, तो वो हो जाती है तुम्हारी नेशनल पार्टीज़। अगर 6% वोट हो और 2 सीट्स हो तो वो पार्टी हो जाती है हमारी, जल्दी बताइए, हमारी स्टेट पार्टीज़। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहले हम लोग देखेंगे नेशनल पार्टीज़। AITC यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, जिसको अभी फ़िलहाल ममता बनर्जी चला रही हैं और वो 1 जनवरी 1998 से ममता बनर्जी ही चला रही हैं। ठीक है,
ये 2016 में एज अ नेशनल पार्टी क्या हुआ था, एज अ नेशनल पार्टी रजिस्टर हुआ था, ठीक है। और ये 2011 से वेस्ट बंगाल में पावर में है, ठीक है, और 2011 से यही पावर में है। ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, इन सब में भी कभी कभार पावर में आया है। ये 4.07%, ठीक है, 4.07% वोट और 22 सीट्स जीता था 2019 में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग BSP, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। तो ये 1984 में बनाया गया था काशी राम जी के द्वारा, ठीक है। और ये बहुजन समाज पार्टी जो है वो मेनली दलित्स, आदिवासी और OBCs को ध्यान में रख करके बनाया गया था, ठीक है। ये यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब में भी पावर में आई है एक एक बार। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में 3.63% वोट और 10 सीट के साथ ये नेशनल पार्टी है। फिर आता है BJP, भारतीय जनता पार्टी, जिसको भारतीय जनसंघ यानी कि भारतीय जनसंघ था इसका पहला नाम, उसके बाद इसको क्या कर दिया गया हम लोग का BJP के नाम से यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से उसको रजिस्टर करवा दिया गया। ये 1951 में श्याम प्रसाद जी के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और इसका जो आइडियल था वो किसका आइडियल फॉलो करते थे, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदय का, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो है वो 1998 में पहली बार पावर में आई थी और NDA का लीडर यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडरशिप में ये सबसे बड़ी पार्टी बनी विथ 303 मेंबर्स, ठीक है। और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में ये 303 मेंबर्स के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसके बाद देखते हैं हम लोग CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। 1925 में बना था, जो कि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी का आइडिया को फॉलो करता है, ठीक है। 1964 में इसमें क्या हुआ था, एक स्प्लिट हो गई थी जिसमें ये CPI और CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में डिवाइड हो गई थी। 2019 में इसने 2 सीट्स जीता और 1% वोट जीता, जिसके साथ ये जो है अभी और नेशनल पार्टीज़ नहीं है, क्योंकि नेशनल पार्टी के लिए 6% वोट और 4 सीट्स होना ज़रूरी होता है, ठीक है, जो कि इसके पास नहीं है। उसके बाद देखते हैं CPIM। अब ये भी वही सेम टू सेम आइडिया को फॉलो करता है, बट ये सोशलिज्म भी अपना सोशलिज्म, इम्पीरियलिज्म और कम्युनलिज्म भी फॉलो करता है। उसके बाद 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 1.75 सीट्स और मतलब 1.75% वोट और 3 सीट के साथ ये भी हम लोग का नेशनल पार्टी नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 1885 में बनाया गया था और ये ओल्डेस्ट पार्टीज माना जाता है और ये बनाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1989 में है इनकी क्या हो गई थी, सपोर्ट जो है वो बहुत कम हो गई थी, ठीक है। और ये भी क्या हुआ था, स्प्लिट हो गया था INC और NCP यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। उसके बाद ये जो है यानी कि हमारा INC अंडर द लीडरशिप ऑफ UPA यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 2004 से लेकर के 2019 तक क्या किया है, अपना गवर्नमेंट बना के रखा है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 19.5% वोट और 52 सीट्स, ये आज तक एक नेशनलिस्ट पार्टी है, मतलब नेशनल पार्टी है। फिर देखते हैं हम लोग ये NCP को। ये 1999 में बना था। कैसे बना था बताया मैंने, स्प्लिट के वजह से बना था, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुआ था, ठीक है। इसका जो मेजर पार्टी है वो महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, असम में रहता है, ठीक है। इसका कोलिशन पार्टनर जो है वो महाराष्ट्र के स्टेट में था। 2004 से ये UPA का मेंबर है
और 2019 में 1.4% वोट और 5 सीट के साथ ये भी अब नेशनल पार्टी नहीं रहा। ठीक है, फिर भी ये सब पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये सब कभी ना कभी एक नेशनल पार्टी था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग स्टेट पार्टी का कुछ एग्जांपल्स। बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति। और फिलहाल JMM भी एक एग्जांपल ले सकते हो, झारखंड मूर्ति मोर्चा। ठीक है, उसके बाद ये सारी हमारी रीजनल पार्टीज़ की तुम्हारी एग्जांपल्स गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1 है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, नंबर 2 है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है कि एक जो है मतलब कि अगर कोई भी एक जन बन गया है हम लोग का लीडर, उस पार्टी का लीडर, तो वो अपने ही फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स को जिन पर वो भरोसा करता है उन्हीं को आगे आता है, उन्हीं को सब सारा बात बताता है, सबको नहीं बताता है। ठीक है, तीसरा है कि ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, यानी कि अगर तुम मनी दे रहे हो तो तुम्हारा जो वो गवर्नमेंट है अगर वो फॉर्म हो गया तो वो तुम्हारा बात मानेगा। ठीक है, या तो तुम मसल पावर दिखा करके या मनी दिखा करके वोटर्स को अपने साइड कर सकते हो। ठीक है, फिर चौथा है कि ग्रोइंग चौथा है कि इट डज़ नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स, यानी कि अगर कुछ वोटर्स को एजुकेशन के मामले में चाहिए, ठीक है, और वो बता रहे, कोई पार्टी बता रहे कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, पर जो वोटर्स हैं उनको तो बस एजुकेशन चाहिए, तो वो इनको वोट नहीं करेंगे बट उस पार्टी को करेंगे जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो। फिर हम लोग देखते हैं कि ये पार्टीज़ रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड हुआ था। ठीक है, जिसके वजह से MLA और जो MPs था उनको मना कर दिया गया था कि पार्टीज़ चेंज नहीं कर सकते आप। एक इंसान थे जिनका नाम था राम, तो उनका पूरा नाम नहीं, उनको शॉर्ट फॉर्म बुलाया जाता था उनको राम। ठीक है, तो वो क्या करते थे ना, अपना पार्टी तुरंत करके बदलते रहते। ठीक है, तो पहले वो अकेले थे, उसके बाद उन्होंने INC ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन किया, फिर INC ज्वाइन किया, फिर कोई और पार्टी ज्वाइन किया। तो इसकी वजह से उनके लिए एक बहुत कॉमन सा फ्रेज़ निकला था कि आया राम गया राम। ठीक है, फिर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट MLAs एंड MP फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज़, इसीलिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बाद जो है कि एक लॉ बना देना चाहिए कि जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी उनके बारे में एक पर्ची पे लिखना और दे देना, मतलब अपने से मतलब लिख करके रखना, और जब भी उन पे कोई उंगली उठाए तो वो कोर्ट पर वो पेश कर सकते थे कि हाँ इसमें मतलब कि हमारे जो पार्टी है उसने इतना पैसा इस टाइम पे यहाँ पे लगाया। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक लॉ पास कर दिया था। ठीक है, कि एक ऑर्डर पास किया था कि टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल, कि मतलब आपके पास आपका जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेक करके उन्हें एंटर करना। ठीक है, अगर उनमें से कोई भी क्रिमिनल है या फिर उनके खिलाफ़ कितने पुलिस कंप्लेंट्स है, अगर ज़्यादा पुलिस कंप्लेंट है तो फिर उनको नहीं अलाउ किया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो EC है यानी कि द इलेक्शन कमीशन, उन्होंने भी एक ऑर्डर पास कर दिया था और ये बताया था, ये नेसेसरी कर दिया था फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़ टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस। ठीक है, उसके बाद द सक्सेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, मतलब इतना सब कुछ था, और फिर मतलब ये सारे जो भी लॉज वगैरह निकाले गए थे पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे बोला जाता है कि अगर ये सब ना हो तो भी 2 वेज़ बचते हैं हमारे पास कि एक पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए। एक तो है कि पीपल कैन पुट प्रेशर, ठीक है, या तो नंबर 2 कि जो पीपल हैं वो लोग क्या कर टू पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन इम्प्रूव दोज हु वांट टू जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि
कि अगर कोई किसी को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है, ठीक है, और उसके खिलाफ कुछ पुलिस कंप्लेन है, ठीक है, तो वो जा करके उससे माफ़ी मांग करके अपना जो पुलिस कंप्लेन है उसको वापस करवा सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ मसल पावर, ठीक है। और इनके मतलब उनको अगर क्लीन चिट मिल जाएगा तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वो पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और पार्टी फॉर्म करके सच में इंसान मतलब सच में जितने भी वोटर्स हैं उनके लिए या तो जितने भी पीपल हैं उनके लिए कुछ अच्छा करो, ठीक है। और जो पीपल हैं वो रैलीज वगैरह निकाल करके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए